इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे की समीक्षाओं को देखेंगे। यह नाटक मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कला को उजागर करती है। स्त्री पुरुष के बीच उलझने जो बढ़ रही है उसको भी उजागर करने का प्रयास करती है और स्त्री पुरुष का जैसा संबंध है वह संबंध किस तरह से बच्चों को भी प्रभावित करता है, इस चीज को भी उजागर करती हुई यह नाटक हमारे समक्ष प्रकट होती है। तो चलिए आगे जानते हैं। यह नाटक किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। यह नाटक जो है आधे अधूरे एक मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कला और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित करता है। पति और पत्नी दोनों के बीच में जो अपेक्षाएं हैं उसको उजागर करती है, चित्रित करती है। महेंद्र मुख्य पात्र है, याद रखिएगा, इस नाटक का मुख्य पात्र है। और सावित्री, महेंद्र और सावित्री दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी जो है नौकरी करके घर चला रही है। दोनों के स्वभाव में बहुत ही हेरफेर है जिस कारण से दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। कई सारी परिस्थितियां हैं जिस कारण से दोनों में नफरत का भाव पैदा हो चुका है, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचों में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर है। इतना होने के बावजूद भी वह दोनों सामाजिक और पारिवारिक रूढ़िगत ढांचों के कारण एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर है। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रह रहे हैं। देखिए, महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसके बावजूद भी विवश है एक साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रूढ़िगत व्यवस्था को जाहिर करता है। देखिए आगे क्या होता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे संबंध को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। यहाँ पुरुष प्रधान इसलिए कहा है क्योंकि पुरुष को कई सारी सामाजिक शक्तियां तो मिली हुई है, तो पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी, उसके पास क्षमता होने के बावजूद भी, सामाजिक क्षमताओं होने के बावजूद भी वह शादी जैसे बंधन को तोड़ नहीं सकता है। वह इस बंधन को तोड़ने के लिए असमर्थ है। सावित्री को महेंद्र हमेशा से, देखिए दोनों का विचार कैसे अलग अलग है। सावित्री को लगता है कि महेंद्र हमेशा से दब्बू प्रवृत्ति का है, व्यक्तित्वहीन है और उस पर यानी सावित्री पर निर्भर रहने वाला एक बेकार आदमी है जिसका उसकी नजर में कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती। उसे लगता है कि महेंद्र हमारे जीवन साथी बनने योग्य नहीं है और वह लगातार ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है जो उसकी कसौटियों पर खरा उतर सके। किसके? सावित्री के। और कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह आकर्षित हो जाती उसकी ओर, लेकिन कुछ समय बीतते ही वह उससे भी निराश हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी उसमें भी वह निकाल ही देती है और कहें तो निकल ही जाता है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्री को अपने जीवन को लेकर एक नई आत्म केंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। देखिए आगे क्या। दूसरी ओर महेंद्र नाथ को लगता है, देखिए महेंद्र नाथ भी अपने विचार में कुछ ना कुछ समाहित कर रहा है कि महेंद्र नाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने की तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। यहाँ देखिए क्या लग रहा था सावित्री को कि यह एक दब्बू प्रवृत्ति का आदमी है और व्यक्तित्वहीन है, उस पर निर्भर रहने वाला है, काम काज करने वाला नहीं है, बेकार आदमी है। लेकिन महेंद्र नाथ को क्या लग रहा है कि सावित्री जो है वो सदैव हम पर हावी होना चाहती है, वो अपना जो भी दबदबा है हम पे बनाना चाहती है और अपमानित करने की कोशिश करती रहती है। ये महेंद्र जी का विचार है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। महेंद्र जी को लगता है कि हमारी पत्नी जो है हमेशा हमको नियंत्रित करना चाहती है, हमें अपने विचारों में नहीं जीने देना चाहती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ भी महेंद्र नाथ भी नहीं चाहता कि हम उसके साथ रहें, वह भी दूर जाने की कोशिश हमेशा करता है, लेकिन तब भी परंतु उस पर
इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लौट आना पड़ता है। इस तरह से निर्भरता बनी हुई है कि वह चाह के भी उसे दूरी नहीं बना पाता है और थका हारा फिर से लौट ही आता है। देखिए पहले महेंद्र नाथ की छवि क्या थी और जब शादी हो उसके बाद क्या है, इस के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों का चहेता कौन, महेंद्र नाथ, और हंसमुख महेंद्र नाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला पति के परिचितों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन गया है। पहले कैसा था, दोस्तों का चहेता था, हंसमुख प्रवृत्ति का था, लेकिन जब से शादी हुई है वह व्यापार में, ये हर एक मध्यवर्गीय परिवार की समस्या है। उसे लगता है कि शादी ही हमारा सबसे बड़ा जंजाल है। तो देखिए यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि सावित्री से शादी करके, जरूरी नहीं कि सावित्री से शादी किया तभी लगातार व्यापार में असफल हो रहा है, पहले भी हो सकता था, लेकिन तब भी देखिए ये विडंबना है या कहें तो सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का माध्यम बन गया है। सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला पति बन चुका है ना। आगे सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र, बचपन का जो मित्र था जुनेजा के यहाँ चल जाता है और कभी घर नहीं लौटेगा, ये सोचता है कभी कभी, ठीक है। किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, जिस कारण से जब वो मतलब वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो शायद हो सकता है घर लौट के आ जाते होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। बुरी हालत में ही वापस लौट आता है कौन, महेंद्र नाथ, ठीक है। वह ना सावित्री के साथ रह सकता है ना ही अलग, यह भी विडंबना प्रकट की जा रही है कि वह सावित्री के साथ रह सकता है और ना ही उसे छोड़ सकता है। दोनों ही स्थितियां बहुत ही दर्दनाक बन जा रही है, छोड़ देता है तब भी समस्या आ जा रहा है और साथ में है तब भी समस्या है। कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है, दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है, दोनों अपने में अभी आधे से है और नाटक का नाम ही है आधे अधूरे, और यह जीवन भी दोनों के बीच देखा जाए तो इस तरह से विचार विमर्श हो रहा है कि दोनों का जिंदगी जो अभी आधे अधूरे से है और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देती है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या अस्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। मतलब नाटककार की दृष्टि से अगर हम देखें तो पति पत्नी के बीच कभी भी ऐसा स्थिति आ ही नहीं सकता है कि अस्थायी तालमेल बना रहे, उलझने कभी ना कभी आती ही रहती है। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहां साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी, दोनों को इसी प्रकार से एक आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। स्त्री पुरुष को दोनों को यह जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है, ना उसे छोड़ सकता है ना उसे अपना पाता है भली भांति। यह स्थिति आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में आए बदलाव को यथा स्वरूप चित्रित करती है, जहां महत्वाकांक्षाएं आत्म केंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में वह रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए एक बोझ बनकर रह जाता है और स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश पाते हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री के बीच के इस भावनात्मक अलगाव का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, केवल आर्थिक स्थिति को हम ध्यान केंद्र में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आगे एक और घटना आएगा जो इस बात को खारिज कर देगा कि आर्थिक स्थिति ही हमारे पारिवारिक जीवन को उलझनों में डाल देती है। तो देखिए आगे, परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और परिवार के टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट नहीं हो सकता। ठीक है। सावित्री की बेटी बिन्नी
ठीक है। सावित्री की बेटी बिन्नी है और उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का जो जीवन है वो अच्छा है, फिर भी उनके बीच तनाव और उनके बीच के रिश्ते में आई घुटन, दोनों के बीच में रिश्ते के बीच में दरार आ चुका है, घुटन है, उपयुक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। कौन सा कथन? कि आर्थिक स्थिति ही हमारा अलगाव का कारण नहीं बन सकता है। यहाँ तो आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन तब भी तनाव का कारण बना हुआ है। आगे, नाटक में महेंद्र नाथ के अलावा जुनेजा, जो उसका बचपन का साथी है महेंद्र नाथ का, और शिवजीत, जगमोहन, मनोज और सिंघानिया का भी उल्लेख हुआ है। इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्र नाथ से काफी अलग थी और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री, महेंद्र की पत्नी, जो इन सब पुरुष पात्रों से आकर्षित होती है और आगे चलकर निराशा ही हाथ लगती है। सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित रही, परंतु फिर भी एक ऐसा अस्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही जो उसकी अपूर्णता को खत्म कर पाता। इसी से पता चलता है कि मध्यवर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुविधा खोजता है और जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो इस रिश्ते के बने रहने का कोई कारण नहीं रहता। बड़ी तेजी से आते इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने स्वरूप और आकार बदल लेते हैं। यही कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंध में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उसके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्र और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने मां के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता की भांति बेकार है, उसका नौकरी में मन नहीं लगता और वह अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंध में रुचि रखने लगी है। इन सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप साफ नजर आती है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि माता पिता का जो आंतरिक कला है वह बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। अतः आधे अधूरे नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्य वर्ग में जहां एक और स्वतंत्र, प्रगतिशील, मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है तो वहीं साथी पर निर्भरता और अस्थायी रिश्तों की चाह भी है और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुक्ति होने की छटपटाहट लिए हुए दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझाने का एक सफल प्रयास करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।